we should start with optical path length. अच्छा, तो समझिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एयर है हमारे पास में एक मीडियम, जो कि हम बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक मीडियम रहता है। सेकंड है, सपोज वी आर टेकिंग अ स्लैब, ग्लास स्लैब और समथिंग, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ सर्टेन मीडियम जिसके थ्रू हम एक लाइट को क्या करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इसी तरीके से सपोज हियर आई एम टेकिंग एयर, यहाँ पर ये एक मीडियम है जिससे हम कह सकते हैं दिस इज एयर, एंड ये लाइट पास हो रही है, ठीक है। हियर इज द वी आर टेकन पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी लिया है, थिकनेस जो है वो है टी, राइट। तो यहाँ पर अब आप एक चीज समझिए कि जब वो जो लाइट है जब वो एयर में से पास होती है, ठीक है, उस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस हमें मिलता है, द फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टी। क्या मिलता है? फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टी। लेकिन वही लाइट रे, अगर हम ये कहें कि इट इज पासिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम, किसी मीडियम में से पास हो रही है, राइट। सपोज आई एम टेकिंग कि यहाँ पर मैंने एक मीडियम ले लिया है, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू एनी मीडियम, मीडियम है म्यू, राइट, एंड द लाइट इज पासिंग इन सच अ वे, ये हमने ले लिया ए डैश, ये हमने ले लिया बी डैश, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो है टी, इसकी थिकनेस कितनी है? टी। अब आप यहाँ पर देखिए, देखो फिजिकली अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जियोमेट्रिकली अगर आप देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा, पाथ डिफरेंस में आपको कोई यहाँ पर डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा जियोमेट्रिकली। बट रियलिटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब आप जो रे है, मतलब सॉरी जो ये लाइट है, व्हेन इट पासेस थ्रू सर्टेन मीडियम, तो उस कंडीशन में उसका जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? चेंज होता है, बिकॉज उसे म्यू टाइम्स ज्यादा चलना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा फाई, उसके लिए हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा कौन सा वाला? जो म्यू वाला है, मतलब कि म्यू दैट इज सर्टेन मीडियम में से जो पास हो रहा है उस टाइम पे जो वेवलेंथ है, दैट वेवलेंथ इनटू टाइम इनटू थिकनेस टी, इनटू क्या लिखेंगे? थिकनेस टी। अब जैसे कि हम जानते हैं दैट वी कैन आल्सो राइट दैट लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू म्यू 1 बाय म्यू 2, ठीक है। ये हम यूजुअली लिखते हैं दैट लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? म्यू 1 बाय म्यू 2। तो आप एक चीज समझिए, लैम्डा 2 का मतलब क्या हो गया कि लैम्डा इन अ मीडियम, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमने जो लिया है वो। लैम्डा 1 जहां पर कि हम बात करेंगे इट इज इन अ एयर, इक्वल्स टू म्यू 1 बाय म्यू 2। तो म्यू 1 दैट इज एयर, तो एयर के लिए हम क्या लिखेंगे? 1। और म्यू 2 दैट इज सर्टेन मीडियम, जिसे हम लिख सकते हैं म्यू। तो यहां पर अगर हम लिखें कि लैम्डा म्यू जो है उसकी एक सर्टेन वैल्यू आई, तो लैम्डा म्यू को वी कैन राइट लैम्डा बाय म्यू। क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाय म्यू। बोलो ये क्लियर है पहली चीज। अब यहां पर अगर हम फेज डिफरेंस लिखें विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन दैट डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा म्यू इनटू टी। अब लैम्डा म्यू जो है उसको हम एग्जैक्टली रिप्लेस किससे कर सकते हैं? सो वी कैन रिप्लेस दैट विद द हेल्प ऑफ लैम्डा बाय म्यू। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? लैम्डा बाय म्यू से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा म्यू। अच्छा, लैम्डा म्यू की जो वैल्यू है वो क्या थी? तो दैट वैल्यू इज लैम्डा बाय म्यू। लैम्डा बाय म्यू मतलब कि म्यू क्या आ जाएगा? ऊपर, और यहाँ आ जाएगा टी, दैट इज द थिकनेस, ठीक है। इसका मतलब यहां पर अगर हम समझें कि म्यूटी इज द म्यूटी जो है बेटा ये क्या है? तो वी कैन से म्यूटी इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। हम क्या लिख सकते हैं? म्यूटी इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अगर हम इसे समझना चाहें तो आप इस तरीके भी समझ सकते हो कि म्यूटी डिस्टेंस कवर कर रहा है इफ द लाइट इज पासिंग थ्रू एयर,
एंड इफ इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस म्यू टी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? म्यू टी। या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे यहां पर ये एयर है, स्लाइड चेंज हो रही है क्या आपकी स्क्रीन पे? नो सर। No, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि देखो, एयर के लिए हम लिख रहे हैं क्या? 2 पाई/लैम्डा इंटू टी। देखिए क्या लिखते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा इंटू टी। ठीक है, ये हमने किसके लिए लिखा है? एयर के लिए। अगर कोई ये कहे कि अगर म्यूटी पाथ लेंथ कवर कर रहा है लाइट, म्यूटी पाथ लेंथ इज कवरिंग बाय लाइट इन एयर, तो क्या हम कह सकते हैं कि म्यूटी आ जाएगा अगर एयर में हम लिखेंगे तो? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर हम यहाँ Yes, पर sir. जैसे हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या ली है, फर्स्ट केस में टी ली है, अगर यहां पर मैं टी की जगह म्यू टी ले लूं, क्या ले लूं? म्यू टी। समझ में आया? तो क्या वो दोनों इक्वल हो जाएंगे? अगर पाथ लेंथ म्यू टी लेता हूं तो म्यू टी एक्चुअली इंट्रोड्यूस इसीलिए हुआ है बिकॉज वी हैव टेकन अ सर्टेन मीडियम, सर्टेन मीडियम में लेने की वजह से म्यू टी ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमें मिल रही है, राइट ना? जियोमेट्रिकली अगर हम देखेंगे बेटा, देखो ये हमने ए बी लिया है और ये ए डैश बी डैश लिया है, ठीक है? तो डेल्टा एक्स दैट इज बी बी डैश, जियोमेट्रिकली अगर हम देखें डेल्टा एक्स जियोमेट्रिकली, तो पाथ डिफरेंस कितना है? 0, जिसे हम कह सकते हैं बी बी डैश। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा एक्स इफेक्टिव की, तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव कितना आएगा? यहां पे कितना चल रहा है? यहां पे कितना चल रहा है? म्यू टी। यहां पे कितना चल रहा है? टी। तो हम देखें तो म्यू टी माइनस टी मतलब कितना आ जाएगा? म्यू माइनस 1 × टी। क्या ये डेल्टा एक्स इफेक्टिव हमें मिलेगा? ठीक है, इसका मतलब ये है अगर कोई रे, अगर कोई रे टी चले, मतलब टी डिस्टेंस चल रहा है मीडियम में, या फिर म्यू टू टी, मतलब या फिर म्यू टी चले एयर मीडियम में, तो फेज डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? Yes, टी sir. चले मीडियम में या म्यू मीडियम में, या म्यू टी चले एयर में, तो दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। इन दैट केस फेज डिफरेंस विल बी सेम। नेक्स्ट समझिए, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, कैसे? समझिए, हमने पहले भी इसके न्यूमेरिकल किए हैं, बट नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ स्लैब। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं फाइंड लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, समझिए, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां पर हमने दो सोर्सेज लिए हैं, ये एक सोर्स S1 है, ये दूसरा सोर्स S2 हो गया। ठीक है, और यहां पर हमने एक टी थिकनेस का स्लैब रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। ठीक है, और यहां पर हमने एक स्क्रीन ले लिया है। ठीक है,
अब देखो क्या होगा, सपोज ये हमने सोर्स लिया, इस सोर्स में से एक रे निकल रही है कुछ ऐसे, ठीक। तो ये है S1P और यहां से एक निकला, ये हो जाएगा S2P। दूसरा है कुछ इस तरीके से गिवन है, लाइक दिस, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, अब यहाँ पर सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हैं, लाइक कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d एंड lambda is also lambda is smaller than small d, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो हम S1P इफेक्टिव, S1P ये S1 है, ये पॉइंट P है, और ये S2 है और ये पॉइंट P है। क्या S1P ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा? S1P अगर आप इफेक्टिव निकालेंगे, सो आप यहां पर देख पाएंगे दैट डेफिनेटली उसने वहां पर ज्यादा ऑप्टिकल लेंथ कवर की होगी, यस और नो? समझ में आ रहा है? हेलो, सेंट्रल मैक्सिमा लाने की कंडीशन क्या होती है, दैट डेल्टा एक्स इफेक्टिव इज 0। तो यहां पर अब आप लिखेंगे कि S1P इफेक्टिव ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, S1P इफेक्टिव किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू S2P। किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, S2P के, बिकॉज यहां पर जब आप डेल्टा एक्स इफेक्टिव निकालेंगे, सो फॉर दिस पॉइंट इट विल बी म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां पर डेल्टा एक्स इफेक्टिव इज 0 एट पॉइंट P। सो इफ वी इक्वेट, देखिए S1P इफेक्टिव इक्वल्स टू S2P। सो S1P इफेक्टिव को हम क्या लिख सकते हैं, S1P प्लस कितना ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, राइट, इक्वल्स टू S2P। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now mu minus 1 into t equals to S2P माइनस S1P, और S2P माइनस S1P क्या होता है, dy बाय कैपिटल D होता है, यस और नो? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है सभी को? Now mu minus 1 into Yes, t sir. and we need to find out the distance y। क्या निकालना है हमें, ये डिस्टेंस y निकालना है। तो y is equals to हम क्या लिख सकते हैं, that y equals to mu minus 1 into small t into capital D by small d। बोलो, ये क्लैरिटी है सभी को? समझ में आया यहां तक? Yes, Yes, sir. अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज यहां पर हमने जैसे एक म्यू लिया था, मतलब कि एक हमने स्लैब रखा, उसकी जगह मान लीजिए हम दो ले लेते। अगर ये म्यू हमने लिया है उसकी म्यू 1 और म्यू 2 ले लेते जिसकी थिकनेस T1 और T2 होती, तो उस केस में डेल्टा एक्स इफेक्टिव क्या आ जाता? सपोज मैं ये कह रहा हूं,
सपोज ये हमने स्क्रीन ले ली और यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सपोज ये S1 सोर्स है, एक हमने यहाँ पर लगा लिया μ1 और थिकनेस T1, ये S2 है, यहाँ पर एक हमने लगा लिया μ2 थिकनेस T2। ठीक, कंडीशन वही है, कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d एंड लैम्डा इज लेस देन स्मॉल d। तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव जब आप यहाँ पे निकालते तो क्या आ जाता, इट विल बी μ2 T2 माइनस μ1 T1। समझ में आया? अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, समझिए। We are taking a condition यहां पर हमने सोर्सेस लिए हैं दो which have intensity I. Here we have taken a screen. ठीक है, एंड ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस टी, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, जिसमें वेवलेंथ डी से छोटा है और ये जो सेपरेशन है कैपिटल डी इट इज ग्रेटर देन स्मॉल डी। ठीक, नाउ we are getting a central maxima first minima here intensity is 2I and here first maxima। क्लियर है? यहां तक इतनी चीजें समझ में आ रही है? So for this you need to find out, क्वेश्चन ये है find T in terms of lambda capital D small d and mu। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी बेटा यहाँ पर कितनी गिवन है, क्या इंटेंसिटी 2I है? इंटेंसिटी कितनी है? 2I। तो उसी के लिए हमें निकालना है, तो हमारे पास में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, राइट। अब यहाँ पे देखो ये I से I कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2। सो cos डेल्टा फाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस और माइनस 1/√2। ठीक, तो cos डेल्टा फाई बाय 2 प्लस और माइनस 1/2, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में क्या दो सॉल्यूशंस आएंगे। यहाँ पर देखो समझिए, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में। ठीक है, तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये 0 है, फर्स्ट मिनिमा दैट मीन्स पाई एंड फर्स्ट मैक्सिमा दैट इज 2 पाई। तो हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो कौन सा चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला? काव्या,
हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो हमें फर्स्ट वाला चाहिए कि सेकंड वाला चाहिए? पाई और 2 सर पाई के पाई और 2 बीच पाई के में। बीच में जो सेकंड सोल्यूशन आएगा, हाँ। समझ में आया? यस सर। तो सेकंड सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए? यहां पर आएगा, तो ये कितना होगा? 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। डेल्टा फाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 पाई बाय 4। क्लियर है? समझ में आया? बेटा ये पाई बाय 4 है, हमें सेकंड सोल्यूशन चाहिए। सेकंड सोल्यूशन क्या है? 3 पाई बाय 4 है। यस और नो? Yes, sir. तो पाई बाय 4 है और 3 पाई बाय 4, ये हो गया ना। अब आप समझिए कि डेल्टा फाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, जिससे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है? सो फ्रॉम हियर वी नीड टू फाइंड आउट टी। तो टी को हम लिख सकते हैं, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट, टी को हम लिखेंगे 3/4 लैम्डा बाय म्यू माइनस 1। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। आगे देखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हो रहा है ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है? सपोज द लाइट इज कमिंग इन सच अ वे, ये आपका सोर्स S1 है, ये आपका सोर्स S2 है। ठीक है? राइट? तो यहां पर हमें पॉइंट P में है, and here we are getting central maxima. Mu is the refractive index, T is the thickness. ठीक है? पूछा ये जा रहा है फाइंड T for central maxima at point P. Find T for central maxima at point P. बताओ क्या करेंगे? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑलरेडी कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये ऑलरेडी उसने ज्यादा कवर किया हुआ है, दैट इज डी साइन थीटा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि यहां तक तो दोनों ने सेम डिस्टेंस तय किया था, उसके बाद में S1 ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो दैट ये जो पार्ट है दिस इज डी साइन थीटा। ठीक है? तो डी साइन थीटा प्लस S1P इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? S2P प्लस, अब यहाँ पे इसकी इफेक्टिव ऑप्टिकल लेंथ आएगी, ये जो S2P बेटा हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये आ जाएगा डी साइन थीटा। समझिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी साइन थीटा। नहीं समझ में आया पूछ लेना। ये आया डी साइन थीटा प्लस S1P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? देखो ये कितना है? S2P है या नहीं?
लेकिन ऑप्टिकल पाथ लेंथ अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, म्यू माइनस वन इंटू टी लिखेंगे उसके लिए, यस और नो? Yes, sir. तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि S1P एंड S2P बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, S1P एंड S2P बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, क्या ये कह सकते हैं हमने यहाँ पे? तो यहाँ पे S1P S2P कट जाएगा तो हमारे पास में d sin थीटा जो रहेगा रिमेनिंग, दैट इज d sin थीटा we can write mu minus 1 into t. So t को हम क्या लिख सकते हैं, we can write t is equals to d sin theta by mu minus 1. ये आपका t आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और है जो आपको बता देता हूं। समझिए, ये स्लिट्स हो गई, दिस इज अवर स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी थिकनेस t है, कंडीशन सारी फुलफिल्ड है, कैपिटल D is greater than small d and small d lambda is less than small d, ठीक है। Now the question is that we are getting a central maxima at here and this distance is y. Now question is how many fringes crossed O when we put slab? How many fringes crossed O when we put slab? Slab रखने के बाद में कितनी fringes O से सेंट्रल मैक्सिमम के बीच में बनेगी, ये आपको ढूंढना है, पता करना है। So यहाँ पे क्वेश्चन है how many fringes crossed O when we put slab. अब एक यहाँ पर एक चीज समझने की है, क्रॉस का मतलब क्या हो बेटा, यहां से क्रॉस कब करेंगे, जब तभी तो करेंगे जब उस एरिया के अंदर फ्रिंजेस बनेंगी तभी तो क्रॉस करेंगी, राइट। सो व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो जो लेंथ है वो कितनी है और उस लेंथ में ब्रिंज विड्थ कितनी आ रही है। मतलब कि सपोज हमारे पास में ये लेंथ मिल जाए कि y इतना हमें मिला, मतलब इतनी लेंथ हमें मिली है, O से सेंट्रल मैक्सिमम के बीच में इतनी लेंथ है। अब उस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर अगर आपको ब्रिंज विड्थ पता है, ब्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ब्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो अगर आप इस y को बीटा से डिवाइड कर दोगे, मतलब कि ब्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगी, यस और नो? Yes, sir. अरे आपको ये डिस्टेंस पता है कि y इतना आ गया, सपोज y हमारे पास आ गया। अब उस y में ब्रिंज विड्थ आपको पता चल गई कि ब्रिंज विड्थ जो है वो इतनी है बीटा, तो y बाय बीटा का जो रेशियो है, क्या उससे आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं मिल जाएंगी कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें मिलेंगी? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? सो यहां पर अगर हम देखें फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, सो व्हाट वी कैन राइट dy by capital D is equals to mu minus 1 into t, and यहां से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y is equals to we can write mu minus 1 into t capital D by small d, ठीक है। ये सही है यहां तक? किसी को कोई डाउट है इसमें? anyone has any doubt in this? ठीक।
सो नाउ y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, ये हमारे पास y आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास बीटा पता है, बीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो यहाँ पर y बाय बीटा दैट मीन्स म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बाय लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये d चला जाएगा ऊपर और ये लैम्डा कैपिटल डी आ जाएगा नीचे। तो ये d से d गया, ये स्मॉल d से स्मॉल d गया, तो y बाय बीटा तो म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लैम्डा, दिस इज गोइंग टू y बाय बीटा। अच्छा, अब यहाँ पर कभी कभार ऐसा होगा कि मान लो जो आपको जो वैल्यू मिल रही है, देखो ऐसा तो होगा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो मिल रही है वो आपको पॉइंट्स में मिलेगी, लाइक 4.5 फ्रिंजेस, 4.2 फ्रिंजेस, ऐसा तो मिलेगी नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे क्या करना, यू नीड टू टेक greatest integer value to find number of fringes। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक? में कोई है और वो अगर बात कर रहा है तो हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं, राइट? लेकिन अगर बगल वाले कमरे में कोई पर्सन खड़ा है तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। यस और नो? यस सर। राइट, क्यों? क्योंकि जो साउंड की जो वेवलेंथ है वो इन द रेंज ऑफ मीटर्स है, तो उस रेंज में हमारे पास में कंपैरेटिवली उस डायमेंशन का हमारे पास स्पेस होता है, जिससे कि वो लाइट जो वेव है, साउंड वेव, वो बैंड हो जाती है और हमारी कानों तक पहुंच जाती है। बट इन द केस ऑफ लाइट अगर हम बात करें, सो लाइट की जो रेंज है, वेवलेंथ की जो रेंज है, दैट रेंज इज फ्रॉम 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ये रेंज रहती है वेव लाइट की। सो इन सच केस क्या होता है, इस रेंज में हमारे पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है जिसमें से हम ये कहेंगे वो पास हो जाए और डिफ्रैक्शन होके हमें दिखाई दे। तो ये कंपैरेटिवली स्टडी जो हम कर पाते हैं, या डिफ्रैक्शन अगर हमें देखना है तो ये तभी दिखाई देगा जब उसी डायमेंशन का हमें वेवलेंथ, मतलब उसी डायमेंशन की हमें वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, so we can say when wave is passing through comparable dimension of their wavelength, in that case only we can have a diffraction। जब उसी वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ को हम पास करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे कि मैं बात करूं लाइट की, तो उसी वेवलेंथ का अगर हमारे पास में, हम ये कहेंगे उसमें से पास हो रहा है, when wave is passing through comparable dimension of their wavelength, in that case only we can easily see this kind of phenomenon, that is diffraction। अब diffraction बेसिकली क्या है कि हम इसे कह सकते हैं, it is the bending of waves through obstacle or aperture whose size is comparable to the wavelength of the wave। क्या कहेंगे? It is bending of waves through obstacle or aperture whose size is comparable to the wavelength of the light wave। ठीक है, अब एक चीज और समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मान लीजिए मैंने एक होल कर दिया है और यहां से मैं टोमेटोस थ्रो कर रहा हूं और ये स्क्रीन है, तो क्या सारे टोमेटोस उसमें से बाहर निकल जाएंगे? क्या सारे टोमेटो स्क्रीन पे जाके टकराएंगे? नहीं, कुछ टोमेटो हो सकता है यहाँ पे स्ट्राइक करके नीचे गिर जाए, हो सकता है कुछ टोमेटो यहाँ पे टकरा के नीचे गिर जाए, हो सकता है कुछ ही टोमेटो यहाँ से बाहर निकल सके।
तो ये जो टोमेटोज की मैं बात कर रहा हूं, वी आर कंसिडरिंग इट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, राइट। तो यहां पर जो साउंड है, सपोज इफ आई एम टेकिंग अ साउंड, सपोज यहां पर मैंने साउंड ले लिया, साउंड वेव देखी है आपने कभी, और इसमें से जब ये पास होती है तो ये कुछ इस तरीके से वेव्स फॉर्म करती है, लाइक दिस। समझ में आया? और ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे जब आप इसे रख, यहाँ पर we can say कि whenever you put detector you can get it is in the form of wave format। यहाँ पर हमें किस फॉर्म में मिलेगा? in the form of wave format। से अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स लिया है मैंने सपोज, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लिया है, हियर आई हैव टेकन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जब ये लाइट सोर्स में से जब ये लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी कुछ इस तरीके से, और ये जो है ये हमने स्क्रीन ले लिया है, ठीक है, तो आप देखोगे कि लाइट ऐसे जाएगी, और ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डार्क। ये ऐसा करके देखा है आपने कभी ये सब चीजें प्रैक्टिकली, राइट? समझ में आ रहा है? ओ भाई साहब सोना नहीं है। अब समझिए, देखो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज इजीली विजिबल इन डे टू डे लाइफ because the dimension of the objects of ordinary life is comparable to 1 मीटर। हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट देखो, उसी रेंज में आपको दिखेंगे सारे, यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर जैसे जो स्लिट का जो साइज है, उसे जैसे जैसे आप डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो इंटेंसिटी है वो शार्प होती जाती है। जैसे ये सपोज ये मैंने एक स्लिट लिया है, ठीक है, और इस स्लिट में से सपोज यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, लाइट पास हो रही है, तो जैसे जैसे आप इसको छोटा करते जाएंगे यहाँ पर जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो इंटेंसिटी कैसी होती जाएगी? शार्प होती जाएगी। क्या ये तो आपने महसूस किया होगा कभी ना कभी, यस और नो? इंटेंसिटी उसकी देखो, जैसे मान लो आपने एक बल्ब जला लिया, अब उस बल्ब को जलाने के लिए आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है, लेकिन अगर आप उसको छोटा करते जाएंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है, क्या वो इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी? यस और नो? Yes, sir. समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लो भाई, इतनी जो बेसिक चीजें हैं, डिफ्रैक्शन क्या है वो क्लियर है सभी को? साउंड हमें क्यों सुनाई देता है? बिकॉज साउंड की जो रेंज है वो मीटर में है, और हमारे घर में जो खिड़कियां होती है वो भी मीटर की रेंज में ही होती है, जबकि लाइट उसकी रेंज होती है एंगस्ट्रॉम के अंदर, और हमारे घर में जो खिड़कियां होती हैं क्या वो एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है क्या? नो क्या सर। नहीं होती है, राइट? इसीलिए वहां पर हमें वो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, अब दूसरी चीज समझिए, डिफ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स हैं बेटा, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसमें से फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हमें स्टडी नहीं करना है, एज इट इज नॉट गोइंग टू पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। वी आर गोइंग टू स्टडी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। लेकिन फिर भी फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है वो समझिए। इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन द सोर्स, the slit and the screen are all at finite distance। ये तीनों चीजें, सोर्स,
स्लिट एंड द स्क्रीन। समझ में आ रहा है? सोर्स, स्लिट एंड द स्क्रीन, ये तीनों जो चीजें हैं दे आर ऑल एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये किसमें होता है? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो है उसके अंदर सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट so that the planar wavefront hits the slit। फिर से बोल रहा हूं, जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, इन द केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सोर्स एंड स्क्रीन, ये रहा आपका सोर्स और ये रहा आपका स्क्रीन, दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, सो दैट द प्लेनर वेव फ्रंट हिट्स द स्लिट। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि जब इनफाइनाइट पे सोर्स रखा रहेगा उस टाइम पर स्क्रीन पर हो सकता है कि उतनी इंटेंसिटी के साथ वेव फ्रंट ना पहुंच पाए। राइट, ये पॉसिबल है या नहीं है? दूसरा, इंफिनिटी से जब वेव्स आएंगी उस टाइम पे हो सकता है कि हमें जहां पर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करवाना है वहां पर वो प्रोजेक्ट ना करे। सो इन such cases, to overcome such kind of problems, what we have done, वो देखो क्या कर सकते हैं हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर। To overcome this problem we have used convex lens, कि भाई स्क्रीन जो है उसको बहुत दूर रखा गया है स्लिट से, या सोर्स को स्लिट से बहुत दूर रखा गया है। इन सच केसेस जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि सपोज यहाँ पर सोर्स है, अब सोर्स तो ऐसे रेज स्प्रेड कर रहा है, राइट? जब आप यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस उसे क्या करेगा, क्या उसे पैरेलल कर देगा वो, और ये जो फोकल लेंथ होगी ये एफ फोकल लेंथ होगी। मतलब कि सोर्स और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस रखा जाएगा दैट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये रखा जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट कि यहां पर हम देख सकते हैं कि ये क्या हो सकता है कि डिफ्रैक्शन हो सकता है आगे। अगर यहाँ पे हमने स्लिट्स रखी हैं तो इन स्लिट्स में से ये क्या हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है इस तरीके से, लाइक तो डिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां पर हम एक और अगर लेंस यूज कर देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दे विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन। यहाँ पर देखो ये तो ऐसे चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, एंड दिस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस। ठीक है, ये मैंने एक रफ बनाया है, आप यहाँ पे देखिए, अब समझिए कि यहाँ पर हमने एक सोर्स लिया है and there is a lens L1 and lens L2। ठीक है, so source is a monochromatic light source held at the focus of a collimating lens L1, a parallel beam of light emerging from the lens with a plane wave front WW dash। ये जो है WW dash जिससे मैंने डिनोट किया दैट इज a plane wave front is made to fall on a single slit AB। ये जो सिंगल स्लिट है this is we can say single slit AB, single slit AB as width of slit is A। इसका जो width है ये कितनी है, स्लिट की जो width है that is A of the order of the wavelength of the light। अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने वेवलेंथ मतलब जो स्लिट है उसमें जो सेपरेशन है वो गैप बड़ा दिखाया गया है, बट रियलिटी में ये इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ही होता है। डिफ्रैक्शन अकर्स ऑन पासिंग थ्रू द स्लिट्स, और जब इन स्लिट्स में से लाइट पास होती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्रैक्शन will be there and the diffraction pattern is focused on the screen। diffraction pattern is focused on the screen with the help of second lens that is convex lens L2। बोलो क्लियर है यहां तक? अब
यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करने का फायदा ये हो जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आपको अच्छी खासी मिल जाती है। सेकेंड थिंग कि सारी जो रेज हैं, ऑल द रेज आर कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस ऑन द स्क्रीन। समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. दूसरी चीज आप यहाँ Yes, पे sir. देख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में आप चाहे ऊपर जाए तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, आप नीचे आएंगे तो भी आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में आपको फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, इस तरीके से यहाँ पर फ्रिंजेस मिल रही हैं। सेकंड थिंग जो आप यहाँ पे नोट कर पा रहे होंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ है वो और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज विड्थ हमें जो मिल रही है वो जस्ट हाफ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें जो मिल रही है दैट इज जस्ट हाफ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर with the help of lens what we have done, we have maintained the intensity of the light. समझ में आया? अब आप समझिए एक्सप्लेनेशन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब सेंट्रल ब्राइट बैंड हमें क्यों मिलती है वो समझिए। देखिए ये हमने स्लिट ले ली सबसे पहले तो, कुछ इस तरीके से, राइट? नाउ द रे इज गोइंग इन सच अ वे, ठीक, एंड हियर 1 2 3 एंड 4, ये हमने प्राइमरी वेवलेट्स हैं हमारे पास में। ये क्या है? दिस आर योर प्राइमरी वेव फ्रंट्स। And this is length A. When they are passing through it, ये इसमें से पास हो रही है, समझिए। ये कितनी लेंथ है? ये लेंथ है A. And here we are getting the secondary. So आप समझिए, since each point on the wavefront are in same phase, आप देखिए चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, since each point on the wavefront are in same phase, so the interference from these wavelets are constructive and hence the formation of central bright band. अगर यहाँ पर ये सेम फेज में नहीं होते, इन दैट केस पॉसिबल कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव वेवलेट्स, डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन हो सकता था, बट हियर वी कैन से each point on the wavefront, since each point on the wavefront are in same phase, so the interference from this wavelets, so the interference from these wavelets are constructive and hence the formation of central bright band. Central
ब्राइट बैंड। बोलो यहां तक समझ में आया कैसे हमें सेंट्रल ब्राइट बैंड मिल रहा? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन टू द फर्स्ट डार्क बैंड। अब डार्क बैंड क्यों मिल रहा है? ठीक है, तो देखो यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इस तरीके से हमारे पास में वेव्स आ रही हैं। ठीक, अब आगे मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा यहाँ से आपको समझ लेना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो रहा है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डार्क और ये फर्स्ट ब्राइट जो भी हमें जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी सेंट्रल मैक्सिमा हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों हमें मिल रहा है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट डार्क बैंड। तो फर्स्ट डार्क बैंड क्यों मिल रहा है समझिए। यहां पर ये आपको एंगल मिल रहा है थीटा। ठीक है, सेम उसी एंगल पे ये डिफ्रैक्शन हो रहा है थीटा एंगल पे, राइट। यहां पर थीटा एंगल को इस तरीके से चूज किया जाता है सो दैट इट विल बी लैम्डा। देखो ये कितना मिल रहा है हमें, लैम्डा मिल रहा है। एंड द पार्ट डिफरेंस आप समझिए कि ये कितना आ रहा है बेटा, लैम्डा बाय 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है तो लैम्डा आ रहा है। पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 एंड इफ वी टॉक अबाउट द फेज डिफरेंस तो कितना आएगा फेज डिफरेंस, कोई बता सकता है? फेज डिफरेंस कितना आएगा? अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई? यस और नो? सॉरी, फेज डिफरेंस विल बी पाई। सो हियर वी कैन से दैट path difference is path difference is lambda by 2 and phase difference will be कितना आएगा फेज डिफरेंस, पाई। So it is satisfying the condition of the destructive interference. What we can say, it satisfies all the condition of destructive interference। भाई पाथ डिफरेंस भी लैम्डा बाय 2 मिल रहा है, फेज डिफरेंस हमें पाई मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो मैंने बताया है यहाँ पर समझिए कि ये वाला जो पार्ट है जितना यहाँ पर डिफरेंस है उतना ही यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या होगा कि एक दूसरे को ये खत्म कर देंगे, मतलब आपको वहां पर इंटेंसिटी क्या मिल रही होगी, 0 मिल रही होगी। तो वहां पर आपको क्या मिल रहा होगा, डार्क बैंड मिलेगा। तो इसकी की जो कंडीशन है वो समझिए, द कंडीशन ऑफ द डार्क बैंड इज दैट ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा। क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, ए। तो a sin theta is equals to what we can say, a sin theta is equals to n lambda, and as we know that theta is very small so sin theta can be replaced by the tan theta, so a tan theta is equals to n lambda। now tan theta कितना आ जाएगा, तो देखो tan theta is equals to हम लिख सकते हैं ये डिस्टेंस है f और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है x। तो देखो आप tan theta is equals to हम क्या लिख सकते हैं, x by f लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। tan theta हम क्या लिख Yes, सकते हैं, sir. x by f। so we have written tan theta is equals to x by f is equals to n lambda। so from here अगर आपको x निकालना है for nth position तो we can write n lambda f by a। so this is the position for the nth dark band। किसके लिए हमें पोजीशन मिल गई, nth डार्क बैंड के लिए हमें पोजीशन मिल गई। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. काव्या, खुशी, प्राची, रहना, विश्वा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, सर ये नीर, वाला एक बार रिपीट कर देना। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ सर, ये और इसके पहले की स्लाइड थी। देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये
आगे हमने जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बताया है ना वही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट डार्क बैंड जो हमें मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। तो फर्स्ट डार्क बैंड के लिए हमने जो थीटा कंसीडर किया वो ऐसा किया है जिससे कि हमें पाथ डिफरेंस लैम्डा मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमें लैम्डा मिल रहा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी मिल रही होगी वो हो जाएगी जीरो, बिकॉज ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। और यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो ऐसी बन रही है कि इट दे आर सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2 आ रहा है, और जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, तो पाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डार्क बैंड, तो हमने लिखा a sin theta is equals to n lambda। हमने क्या लिखा, a sin theta is equals to n lambda, जिसमें थीटा n इतना lambda. स्मॉल है that we have considered it as a tan theta, so a tan theta is equals to n lambda। now here we have taken the theta, अगर ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल्स क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है x, और बेस कितना आ रहा है f, तो tan थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया x by f से। किससे रिप्लेस कर दिया, x by f से। x by f. तो x की वैल्यू हमें मिल गई l lambda f by a, क्या आ गया, l lambda f by a। so this is the position for the nth dark band। बोलो क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. लैम्डा बाय 2 कैसे? ठीक है, क्या हुआ पार्थ, सर लैम्डा बाय 2 कैसे आया सर? कौन सा lambda by 2, ये देख ले यहाँ पर जियोमेट्रिकली जब आप देखोगे। नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये हमने फर्स्ट डार्क बैंड देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ब्राइट बैंड। अच्छा देखो वहां पर क्या था कि दो पाथ लेंथ जो मिल रहे थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट कर रहे थे, इसलिए हमें डार्क मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्राइट बैंड के अंदर देखिए यहाँ पर थीटा ऐसे चूज किया गया है जिससे कि हमें जो वेवलेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3 लैम्डा बाय 2। कितनी मिल रही है, 3 लैम्डा बाय 2। समझ में आ रहा है, तो अब आप Yes, sir. समझिए ये x है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेज पार्ट डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो ये दोनों जो आएंगे ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और 3 लैम्डा बाय 2 और लैम्डा ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से जो हमें ब्राइटनेस मिलेगी, इट विल क्रिएट अ फर्स्ट ब्राइट बैंड। समझ में आया, जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ तक एक दूसरे को कैंसिल किया लैम्डा तक, समझ में आ रहा है, 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, और यहाँ पे देखो 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, यहाँ तक कैंसिल हुआ, उसके बाद क्या आया लैम्डा, और उसके बाद आया 3 लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा से 3 लैम्डा बाय 2 का जो पार्ट डिफरेंस है दैट विल क्रिएट अ ब्राइट बैंड। तो ब्राइट बैंड की वजह से हमें यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज मिली, दैट इज द फर्स्ट ब्राइट बैंड। ठीक है, दूसरी चीज कंडीशन फॉर द nth ब्राइट बैंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट a sin थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ब्राइट बैंड की बात करेंगे तो आप लिख के देखो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, n की जगह 1 वैल्यू पुट करो तो क्या होगा 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाय 2। क्या आ गया, फर्स्ट ब्राइट बैंड, यस और नो। Yes. अगर आप 2 पुट करोगे सेकंड के लिए तो क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा बाय 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जनरलाइज करने के लिए उसे क्या लिखा है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। now that sin theta can be replaced by the tan theta, so a tan theta is equals to हो जाएगा 2n plus 1 lambda by 2। and now we know that कि यहाँ पर जो tan theta है, tan theta किसके इक्विवेलेंट है, tan theta is equals to x, और ये है आपकी फोकल लेंथ f, तो x by f, तो tan theta को हमने लिखा x by f। so from here for the position of the nth bright, x को हम क्या लिख सकते हैं, 2n plus 1 lambda f by 2a।
ये हमने क्या निकाला, पोजीशन फॉर द nth ब्राइट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, कि हम ये जो फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं ये फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है हमारे पास में। तो समझिए सबसे पहले हाँ, अगर हम डार्क बैंड की बात करें, ठीक है, तो डार्क बैंड के लिए हमारे पास में इक्वेशन क्या है, देखिए फॉर द डार्क बैंड एन लैम्डा एफ बाय क्या है, एन लैम्डा एफ बाय ए। तो हमने लिखा एक्स एन की जगह एन लैम्डा एफ बाय ए। सपोज आपसे पूछा जाए कि 6th एंड 5th डार्क बैंड के बीच में ब्रिज ऑफ ये विड्थ कितनी है। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दैट बीटा इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो एक्स एन के लिए हम लिखेंगे एन लैम्डा एफ बाई माइनस एक्स एन माइनस वन में एन की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एन माइनस वन लैम्डा एफ बाय ए। तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ गई लैम्डा एफ बाय ए। सो फ्रॉम हियर वी कैन हैव द फ्रिंज विड्थ, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। सपोज ये जो डार्क बैंड है उसी का ब्राइट बैंड होता तो ब्राइट बैंड होता तो हम क्या यूज करते, 2n प्लस वन लैम्डा एफ बाय 2a यूज करते। बात आ रही है समझ में? ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ whichever you want, like डार्क बैंड चाहिए तो डार्क बैंड की इक्वेशन पुट करनी है, ब्राइट बैंड चाहिए तो ब्राइट बैंड के लिए आपको पुट करना है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ बीटा। और यहाँ पर डार्क बैंड के लिए अगर हम बात करें फ्रिंज विड्थ की, तो बीटा की वैल्यू आ रही है लैम्डा एफ बाय ए। कितनी आ रही है, लैम्डा एफ बाय ए। क्लियर है यहां तक? Yes. विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, भैया आपने देखा कि हमने सेंट्रल पे बनाया यहां पर इस तरीके से, देन फर्स्ट ब्राइट, देन सेकंड ब्राइट। तो आपने यहां पर नोटिस किया कि सेंट्रल, फर्स्ट और सेकंड, तो सेंट्रल से फर्स्ट ब्राइट जो है जस्ट हाफ हो जाती है, सेकंड ब्राइट भी सेंट्रल से जस्ट हाफ हो जाएगी, राइट। इसका मतलब अगर आपको सेंट्रल ब्राइट की विड्थ निकालनी है तो हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क। क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क। तो पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क हमने जस्ट अभी निकाला है, दैट इज लैम्डा एफ बाय, क्या है, लैम्डा एफ बाय ए। तो जस्ट उसका 2 टाइम्स कर दो। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है उसकी जस्ट 2 टाइम्स जो वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल ब्राइट। बोलो क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? Yes, sir. विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट समझ में आया सभी को? हाँ सर।